हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू फ्लाई हाई। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके गाइस, आगे देखते हैं। ठंडा तो नहीं पड़ गया जोश तुम्हारा? बोलो। तो देखते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। ओके, अब एडवांटेजेस आपके क्या होते हैं, मतलब आपका जो भी अकाउंटिंग करते हैं आप, उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, उससे क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, अब आपके जो मैनेजमेंट है वो जो डिसीजन मेकिंग का काम करता है कंपनीज़ के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ठीक है, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, इसको देखते हुए वो आगे के फर्दर डिसीजंस ले सकते हैं। आइए देखिए सेकंड पॉइंट। इट हेल्प्स ऑनर्स टू कंपेयर वन ईयर्स रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर्स टू लोकेट द फैक्टर्स विच लीड्स टू चेंजेस। अब आपका क्या होता है कि आपके ऑनर्स हैं जो, अब आपके ऑनर्स को फर्स्ट वन ईयर का प्रॉफिट पता है, सेकंड ईयर का प्रॉफिट पता है, या फिर थर्ड ईयर का लॉस पता है, तो वो कंपेयर कर सकते हैं एक प्रॉफिट को दूसरे प्रॉफिट से, सो दैट दे कैन फर्दर चेंज देयर पॉलिसीज रिगार्डिंग दैट। ओके, तो उनको कुछ लॉस हो रहा होगा या प्रॉफिट हो रहा होगा, तो उसके रिगार्डिंग जो भी है उनको चेंजेस करने हैं कंपनी में, वो चीज़ें करी जा सकती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी बताती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस बाय मीन्स ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के थ्रू, जो बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हैं उसके थ्रू। ओके, विच शोज असेट्स ऑन द वन साइड एंड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑन द अदर साइड। अब आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ जो होती है आपकी एक साइड होती है और असेट्स आपकी एक साइड होती है। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये आपकी मैंने एक इक्वेशन बताई थी जो आपको यूज़फुल रहेगी आगे के लिए। ओके गाइस, आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, it helps in keeping systematic and complete records of business transaction in the books of accounts according to specified principles and rules which is accepted by the courts as evidence। अब इसमें क्या होता है, it helps in keeping systematic and complete records of business transactions in the books। अब ये आपका क्या होता है कि जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसका एक ना आपका सोर्स होता है कि मतलब कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उसके बिल्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, और उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको प्रोवाइड करती है एक सोर्स, एक एविडेंस, जिसके बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और सामने वाले पर्सन को शो कर सकते हैं कि आपने ये रिकॉर्ड किया है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, और स्पेसिफाइड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आप ये चीज़ करते हैं। जैसे आपका कोई क्रेडिटर है तो वो क्रेडिटर के में काउंट होगा, आपका कोई डेटर है तो वो डेटर में काउंट होगा। ओके गाइस, आगे देखते हैं। सो गाइस, विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज एन एविडेंस। अब क्या होता है, जो कोर्ट एज एन एविडेंस मान सके, जिसको भी जो भी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं हम, जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो वो एज अ प्रूफ कोर्ट के सामने दिखाया जा सके कि हाँ पेमेंट हुई है, ट्रांजैक्शन हुआ है, रिसीव्ड हुई है, कुछ भी हुआ है, जो चीज़ वो एज अ एविडेंस काम कर सके। ओके गाइस, आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट। ओके गाइस, आगे देखते हैं। इट हेल्प्स अ फर्म It helps a firm in the assessment of its correct tax liabilities such as income tax, sales tax, VAT and excise duty etc। अब क्या बोला गया है कि इट हेल्प्स अ फर्म इन द असेसमेंट। अब ये जो चीज़ें होती है वो मतलब हेल्प करती हैं करेक्ट टैक्स को निकालने के लिए, लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, इनकम टैक्स को फाइंड आउट करने में, और सेल्स टैक्स को फाइंड आउट करने में, वैट कितना है आपका, एक्साइज ड्यूटी वगैरह कितना पे करनी है, ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर सके कि कितनी क्या पे करनी है और क्या नहीं करना। ओके गाइस, आगे देखते हैं सिक्स पॉइंट। प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट्स हेल्प्स बिजनेस इन एंटिटी इन डिटरमाइनिंग इट्स प्रॉपर परचेज प्राइस। अब क्या होता है, आपका जो भी आपके प्रॉपर अकाउंट्स होते हैं आपके, जो आप प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, वो बिजनेस एंटिटी को डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उसकी प्रॉपर परचेज रिलेटेड। जैसे आपकी बेसिक जो आपकी, आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी कोई भी रेपुटेशन आपकी कुछ चीज़ के प्राइस को बढ़ा सकती है, या फिर आपके जो प्रॉपरली अकाउंट है उस चीज़ की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं। ओके गाइस,
अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आपका एक टॉपिक है कि इसकी कुछ आपके बेनिफिट्स हैं, कुछ मतलब किसी भी चीज़ के कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ डिसमेरिट्स भी होती हैं। तो वो देखते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स इसकी क्या होती हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब आपका क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ के अगर प्रॉन्स होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। आपने इसकी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, इसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा। अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इसकी डीमेरिट्स के बारे में। ओके गाइस, अब डीमेरिट्स देखते हैं अकाउंटिंग की क्या होती है। इट इज़ एन हिस्टोरिकल इन नेचर। अब ये क्या होता है, आपका हिस्टोरिकल है इन नेचर में, बहुत टाइम से चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, ठीक है। इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट टू द करंट वर्थ ऑफ द बिजनेस। मतलब ये आपकी करंट वर्थ को नहीं रिफ्लेक्ट करता है, ये आपका जो मतलब प्राचीन एंशिएंट टाइम से जो चला आ रहा है उसी आपकी जो वैल्यू होगी बिजनेस की उसी को रिफ्लेक्ट करता है। मीन्स आपका ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपको ये एक्यूरेट बुक की वैल्यूज़ नहीं देता, बट आपको रियलिटी में लगता है कि आपकी क्या चीज़ कितनी चल रही है, कितने रेट पे चल रही है। ओके गाइस, मोर ओवर द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इग्नोर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द प्राइस लेवल। अब क्या होता है, जो आपकी फिगर्स होती है, जो भी आपके मतलब जो उसमें बैलेंसेस होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इग्नोर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इग्नोर द इफेक्ट्स ऑफ द चेंजेस इन द प्राइस लेवल। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं आपके मतलब प्राइस लेवल के चेंजेस को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। मतलब कि आप क्या बोल सकते हो, जो प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं आपकी चीज़ों में, उससे अफेक्ट नहीं होता आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिससे आप चीज़ों आगे कर सकते हैं फर्दर। ओके गाइज, आगे देखते हैं। सो सेकेंड पॉइंट, क्या है आपका, इट कंटेन्स ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आप मनी टर्म्स में ही मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं को ये रिकॉर्ड करता है, ये कंटेन करता है। लेकिन आपकी जो जो फीलिंग हो गई, जो आपकी ऑनेस्टी हो गई, उसको ये इग्नोर करता है। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं इसमें एक लैक है, इसमें आप ट्रस्टेबल चीज़ों को नहीं ला सकते, ये सब चीज़ें नहीं आती इसमें, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, it ignores qualitative elements such as efficiency of management, quality of staff, कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। अब क्या बोला गया है, आपकी जो इफ़िशियंसी होती है मैनेजमेंट की, ठीक है, उसको इग्नोर करता है। क्वालिटी ऑफ स्टाफ को इग्नोर करता है कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है स्टाफ की और कितनी नहीं, उसको इग्नोर करता है। कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन है या नहीं, उसको इग्नोर करता है। ओके गाइज, थर्ड पॉइंट है आपका, इट मे बी अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग आपकी इज़ लाइक आपकी ये विंडो ड्रेसिंग को अफेक्ट करता है। इज़ लाइक आपको ऐसे बोल सकते हो, देयरफॉर मैनिपुलेशन इन द अकाउंट्स टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फर्म देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। मीन्स क्या होता है, आपके जो मैनिपुलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उनको प्रेजेंट करता है, ना कि आपकी जो बिजनेस में एक्चुअल पोजीशन है उसको बताता है। मीन्स आपके जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनको नहीं बताता, आपके मैनिपुलेटेड अकाउंट्स को शो करता है ये, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, it is not free from personal bias, personal judgment of a people dealing with it. For example, different people have different opinions regarding life of assets, calculating depreciation, provision of doubtful debts, etc. अब क्या बोला गया है, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस। अब ये पर्सनल बाइस से मतलब फ्री नहीं है। आप जैसे आपके बिजनेस में डेप्रिसिएशन आपके दो तरीके से निकलते हैं। ओके, अब दो तरीके से निकलते हैं तो एक पर्सन किसी और को चूज़ कर सकता है, दूसरा पर्सन किसी और को, तो ये पर्सनल बाइज हो गया यहाँ पे। ऐसे पर्सनल जजमेंट भी और भी चीज़ें होती हैं ऑफ द पीपल डीलिंग विद इट, जो पर्सन डील करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चीज़ों को, ठीक है। जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, या फिर आपका डेप्रिसिएशन, ये सब वगैरह जो आपने इसमें बताया है कि चीज़ों को डील करने का तरीका आपका डिफरेंट हो सकता है। सो फिफ्थ पॉइंट है इसका, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जो है आपका, इट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस कंसेप्ट एंड कन्वेंशन विच में हैम्पर द डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रियलिस्टिक
डिस्क्लोजर ऑफ रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फर्म। क्या बोला गया है, ये जो आपका बेस है वेरियस कंसेप्ट पे बेस्ड है, कन्वेंशंस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल्स जैसे बोल सकते हैं, विच में भी हैम्पर जो डिस्क्लोज करते हैं रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि आपकी रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन है उसको नहीं दिखाते। फॉर एग्जांपल, assets in the balance sheet are shown at their cost, not at the market value, which could be realized on their sale। मीन्स आपको क्या बोला गया यहाँ पे, आपकी जो भी असेट्स होती हैं वो बैलेंस शीट में आपकी हिस्टोरिकल जो वैल्यू है उस पर चली आ रही है, जिसे हम बुक वैल्यू बोलते हैं, ना कि जो मार्केट वैल्यू है उस पर शो होती है। ठीक है, मार्केट वैल्यू इज़ डिफरेंट थिंग एंड बुक वैल्यू इज़ डिफरेंट थिंग। ये हम आगे जाके डीप में पढ़ेंगे। ओके गाइस, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग थिंग्स। ठीक है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग। अब आगे इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको देखते हैं। बुक कीपिंग द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होती है, आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। ओके गाइज, बुक कीपिंग इज रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स रिलेटिंग टू द बिजनेस इन द सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। अब क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग जो होती है आपकी रिकॉर्ड करने की मेकिंग ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मीन्स आपकी जो बेस्ड होती है क्या होती है, रिकॉर्ड करने, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होती है, इवेंट्स रिलेटिंग टू, जो कि आपके इवेंट्स रिलेटेड है किससे, बिजनेस से, सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर, जो आपका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो चला आ रहा है उसके वे में। ओके, बुक कीपिंग शुड नॉट कन्फ्यूज विद द अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एक डिफरेंट थिंग है और अकाउंटिंग एक डिफरेंट थिंग है, इन दोनों को कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए दोनों को आपस में। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग वाइल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द समराइजिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। बुक कीपिंग जो है आपका एक रिकॉर्डिंग फेज है, वाइल जो आपका अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द समराइजिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग। आपका जो जैसे आप पूरा प्रॉपर एक पूरा वो फॉलो करते हैं जो मैंने फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में बताया था, जिसमें आप जिस भी पार्ट में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दैट मीन्स वो आपकी बुक कीपिंग है, और जिसमें आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं वो आपकी अकाउंटिंग सिस्टम है। द डिस्टिंक्शंस बिटवीन टू आर, मतलब जो इसमें डिफरेंस हैं, जो चीज़ें हैं वो इसके बारे में देखते हैं आइए धीरे धीरे। सो गाइस, इसके बीच का डिफरेंस समझते हैं आइए। सो गाइस, अब देखते हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में डिफरेंस। ओके, आइए देखें। अकाउंटिंग जो होती है आपकी और बुक कीपिंग, इसका डिफरेंस देखते हैं। अकाउंटिंग, इट इज़ समराइजिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज़ रिकॉर्डिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। मीन्स आपका जनरल लेजर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस वगैरह इसमें बनेंगे। समराइजिंग आपका ऐसे बोल सकते हैं जिसमें आप चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, उससे ऊपर की समराइज मतलब कि डिफरेंशिएटेड कर दिए वो चीज़ें, तो इसमें आ जाएगी आपकी समराइजिंग। इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज विच बिगिनस विद व्हेन बुक कीपिंग प्रोसेस एंड्स। ओके, ये आपकी प्राइमरी स्टेज होती है बेसिस फॉर अकाउंटिंग, जो आपका बेस प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग के लिए। अगर प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कुछ तो अकाउंटिंग कैसे करेगा कोई भी पर्सन। ओके गाइस, इट इज़ एनालिटिकल इन द नेचर एंड रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। अब अकाउंटिंग के लिए हम ये सारी बुक पढ़ रहे हैं, ये सब वगैरह पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमारे को स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल की ज़रूरत है। तो आपका ये अकाउंटिंग होता है, इसमें आपके स्पेशल स्किल्स और नॉलेज ज़रूरी होता है। ठीक है, इट इज़ रूटीन इन नेचर, डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। अब आपकी जो बुक कीपिंग होती है उसमें क्या होता है, ये रूटीन नेचर का है आपका, इसमें आपको स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती, नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। ओके, आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ डन बाय द सीनियर स्टाफ कॉल्ड अकाउंटेंट्स। ये आपका सीनियर स्टाफ्स के थ्रू करा जाता है, अकाउंटेंट्स के थ्रू, जो कि अकाउंटिंग होता है। इट इज़ डन बाय द जूनियर स्टाफ कॉल्ड बुक कीपर्स। अभी आपका जो होता है जूनियर स्टाफ्स के थ्रू करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं बुक कीपर्स। ओके, अब अकाउंटिंग का फिफ्थ पॉइंट, इट गिव्स द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस यूनिट। ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, कंप्लीट एक पिक्चर बताता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, इट डज़ नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस यूनिट। ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता कंप्लीट, ये बस रिकॉर्डिंग है। उसके बाद उसके जो अकाउंटेंट्स होंगे उसको समराइज करेंगे, देन उसको इंटरप्रेट करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे वो बात की बात है। ये आपका बस बेसिक प्रोवाइड करने के लिए एक अकाउंटिंग की लिए। ओके गाइज, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बाद में करेंगे यार।
सो गाइस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आपकी क्या होती है? अकाउंटिंग इज अ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू टू फॉलोइंग्स। मतलब अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है आपकी दो तरीके से डिवाइड की जा सकती है। कैसे? इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, देयरफॉर इनकम स्टेटमेंट शोज द नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस फॉर द फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। अब क्या होता है आपका? इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी जाती है प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड, जिसको मेंटेन किया था, जिसके लिए इनकम स्टेटमेंट शोज द नेट प्रॉफिट। इनकम स्टेटमेंट या तो प्रॉफिट बताएगा या फिर लॉस बताएगा, जो भी आपका बिजनेस ऑपरेशन हो रहे हैं उसके थ्रू, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड में एक। और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है आपकी? इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। अब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या आ रही है? आपको कंप्लीट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है थ्रू आउट द टेन्योर, ओके, पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड। देयरफॉर बैलेंस शीट, it shows assets on the one side and capital on the other side, schedules the notes forming part of the balance sheet and income statement to give details on the various items shown in the both of them। अब क्या होता है आपके दोनों साइड पे कुछ आइटम्स आ रहे होते हैं, असेट साइड्स पे भी और कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड्स पे भी। उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से नोट किया जाता है, प्रॉपर तरीके से फॉर्म किया जाता है पार्ट्स को जो बैलेंस शीट में आते हैं, और उनको दिखाया जाता है, ठीक है। उससे आपको पता लगता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है थ्रू आउट द टेन्योर, ओके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग हम करते हैं, ठीक है, ये चीज़ सब समझ में आई, इसके मेरिट समझ में आए, इसके डीमेरिट समझ में आए, इसके ऑब्जेक्टिव समझ में आए। अब क्या बोला गया है, इसको अकाउंटिंग जो होती है ना आपकी, उसकी ब्रांचेज होती है। अब ब्रांचेज भी 3 होती है, ओके। आप समझते हैं कौन कौन सी होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप जो 11th में पढ़ेंगे, 11th या 12th में, वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। ये दोनों आप पढ़ते हैं कॉलेजेस में या फिर आगे फर्दर स्टडीज़ में, ओके गाइस। अब आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज़ दैट सब फील्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन द सिस्टमैटिक मैनर। अब आपके जो भी ये बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, किससे डील करती है, किससे कंसर्न है? आपका क्या होता है, रिकॉर्डिंग जो होते हैं आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में, जो भी फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, जो भी आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, वो इसमें रिकॉर्ड होते हैं टू एसरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब क्या होता है कि इसमें आप बता सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है थ्रू आउट द बिजनेस, ठीक है, थ्रू आउट द टेन्योर जो भी है आपका अकाउंटिंग पीरियड में, प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन, और आपको प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अब देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? It is subfield branch of accounting which is concerned with the ascertain of total cost and per unit cost of goods। अब क्या होता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग होती है आपकी, ये एसरटेन करती है, आपकी बताती है टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी लग रही है आपके प्रोडक्ट्स पे, जो भी आप स्टॉक्स वगैरह जो भी, अब आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन में आपका जो अमाउंट लग रहा है पर यूनिट पे, वो कितना लग रहा है, टोटल कितना लग रहा है, सर्विस प्रोड्यूस पे कितना लग रहा है, प्रोवाइडेड बाय द फर्म, फर्म कितना पे कर रही है, कितना लग रहा है मतलब फर्म का, तो वो किया जाता है मेंशन। आगे देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है आपका? मैनेजमेंट, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, ये रहा, देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, it is that subfield business of accounting which is concerned with the presenting the accounting information in such a manner that helps the management in the planning and controlling operations of the business and in better decision making। अब ये जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, ये आपकी मतलब डील करती है किससे? प्रेजेंट करती है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ मैनर, मतलब प्रेजेंट करती है बाहर वालों के सामने, जो भी आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बाहर वाले लोगों के सामने, दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द प्लानिंग, जो कि आपकी प्लानिंग करने में काम आती है, कंट्रोलिंग करने में काम आती है, ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, जो भी आपको मतलब थ्रू आउट द बिजनेस करना है, थ्रू आउट द टेन्योर आपको करना है बिजनेस में, चेंजेस वगैरह उनमें काम आती है, बेटर डिसीजन मेकिंग में काम आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके, ये कुछ आपकी अकाउंटिंग है 3 टाइप्स की जो डील करती है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, ओके। सो गाइज, अब करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो देखते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर इंटरेस्टेड यूजर्स ओनली इफ इट possesses द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है किन के लिए? जो ये पजेस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी मतलब नीचे गिवन है वो देखते हैं। ये
रिलायबिलिटी, अब रिलायबिलिटी क्या होता है देखते हैं। मीन्स द इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं अकाउंटिंग में वो फैक्ट्स पे, मतलब कि कुछ ना कुछ उसका प्रूफ हो, एविडेंस हो, जो फैक्ट्स है उसके ऊपर हो, ठीक है। एंड वेरीफाइड थ्रू द सोर्स डॉक्यूमेंट्स बाय एनीवन, मतलब कि और आपके जो आप ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है उसके लिए, जिसके थ्रू आप बात कर रहे हैं। ओके ओके गाइस, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर्स। अब आप ये नहीं कि आप इसमें बायस हो रहे हैं या फिर इसमें गलतियां कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें प्रॉपर एक डिस्क्लोजर होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और ये चीज़ मेंशन की गई है, ये नहीं की गई, तो वेरीफाइड होनी चाहिए कि वो सच में क्यों की गई है, उसका रीज़न क्या है, उसका एविडेंस क्या है। ओके गाइस, अब रिलीवेंस, अब रिलीवेंस में क्या होता है, टू बी रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, इन्फॉर्मेशन टाइम पीरियड, टाइम बाउंड में मिल जानी चाहिए कि हाँ ये टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये मतलब चीज़ें कुछ हो रही हैं, ये नहीं हो रही। एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ यूजर्स बाय हेल्पिंग दैम टू फॉर्म प्रेडिक्शंस अबाउट द आउटकम्स। अब आपको क्या बोला गया है, जो आपके मस्ट इन्फ्लुएंस, मतलब कि आपके इन्फ्लुएंस करता है, मतलब आपको मतलब चेंजेस जो बोल सकते हैं आप, इन्फ्लुएंस करता है उसमें, ठीक है। द डिसीजन मेकिंग ऑफ यूज़र्स, जो कि डिसीजन कर लेते हैं यूज़र्स वगैरह हमारे आउट, मतलब जो भी हमारे यूज़र्स होते हैं, वेदर दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे जो यूज़र्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है गाइस। बाय हेल्पिंग देम टू फॉर्म प्रेडिक्शंस अबाउट द आउटकम्स, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें हमें पता चल सकें। सो द थर्ड पॉइंट इज should be presented in such a manner that users can understand it well, मतलब इजीली, मतलब एक तरीके से पिक्चराइजेशन जो भी आप करते हैं, मतलब जो भी आप प्रेजेंटेशन करते हैं वो इतनी मतलब इजी होनी चाहिए कि मतलब देखते ही समझ में आ जाए जो अकाउंटिंग जानता है, ठीक है, या फिर नॉन अकाउंटिंग पर्सन भी उसको देखते ही समझ सके। क्योंकि क्या होता है, यूज़र्स हमारे बस ये नहीं होता कि हम ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते, यूज़र्स जो हमारे अकाउंटिंग जानते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो इस फॉर्म में होनी चाहिए कि आपका एक्सटर्नल यूज़र भी समझ पाए और इंटरनल यूज़र्स भी समझ पाएँ, तो वो एकदम क्लियर विजिबल होने चाहिए, क्लियरली आपके, मतलब एक वन टू वन होता है ना प्रेजेंट, मतलब जिसको कोई इलिटरेट पर्सन है वो भी देख के समझ सके कि हाँ ये क्या चीज़ है, तो उस फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। कंपेरेबिलिटी, the information should be disclosed in such a manner that it can be compared with previous year's figures of the business itself and other ideas, other firms data। अब क्या बोला गया, जो फर्म की आपकी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करी जाती है इन सच अ मैनर कि आप मतलब नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, और जो भी मतलब आप जो थ्रू आउट द बिजनेस आपने 1 ईयर में किया, अकाउंटिंग पीरियड में किया, उसको कंपेयर कर सकें। ओके, इस टाइप में, इस फॉर्म में आपको किया जाता है डाटा को एनालाइज।